हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको टोटल 3 क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ वन बाय वन। और तीनों ही जो क्वेश्चन है वो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से, ठीक है। क्योंकि एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं ऑलरेडी, तो इसलिए इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना और अच्छे से समझना और सारी चीजें अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो ये वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियोस नहीं देखा है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो पहले हमको देखो, क्योंकि वहां देखोगे तो आपका बेसिक क्लियर होगा, और जब बेसिक क्लियर होगा तब इस वीडियो पर आना और सारी चीजों को समझना, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक्स पे ध्यान देना, उसके बाद ये सम्स करना। तो मैंने टोटल 4 वीडियोस अभी तक एक्सप्लेन किया है, जिसमें मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट एक्सप्लेन किया है। फिर एक वीडियो में मैंने बैलेंस शीट से रिलेटेड यानी एसेट्स एंड लायबिलिटी से रिलेटेड मैंने 60 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, जो बेसिकली आपके बुक में जितने पॉइंट्स पॉसिबल हो सकते हैं सारे इंक्लूड कर दिए हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस का भी एक्सप्लेन किया, वो भी फुल लेंथ विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन, और इसका फॉर्मेट तो होगा ही। तो इस तरह से मैंने टोटल 4 वीडियो एक्सप्लेन किया है विद डिटेल, विथ ईच एंड एवरी माइनर डिटेल, ठीक है। तो वो सारे वीडियो जरूर देखना, उसके बाद यहाँ पर आना, ताकि यहाँ पे आपको जो ये 3 क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो और समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ केयूर लिमिटेड एज ऑन 31/3/2017, राइट। केयूर लिमिटेड है और डेट तुम्हें दिया हुआ है, और साथ में अगर क्वेश्चन में देखते हो तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल है, ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस है, यहाँ पे परचेज है और साथ में यहाँ पे डिबेंचर है, सॉफ्टवेयर है, वेजेस है, डिबेंचर इंटरेस्ट है, सैलरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, ओपनिंग स्टॉक है, डेटर्स है। तो अगर तुम पूरा बैलेंस शीट अगर ऑब्जर्व करते हो, आई मीन ट्रायल बैलेंस पूरा ऑब्जर्व करते हो, आई मीन ये जो बैलेंस शीट हमें दिया हुआ इन्फॉर्मेशन में अगर ये पूरा ऑब्जर्व करते हो तो तुम्हें वेट सॉरी माय मिस्टेक इट्स नॉट अ बैलेंस शीट, इट्स इन्फॉर्मेशन गिवन। ओके, तो अगर ये पूरा इन्फॉर्मेशन जो गिवन है अगर उसको तुम ऑब्जर्व करते हो, यहाँ पे बैलेंस शीट लिखा है बट बैलेंस शीट में कभी भी परचेस नहीं आता है, तो इट्स रॉन्ग, राइट। ओके, तो अभी ध्यान से समझो, वो चलो वो तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, दैट इज डिफरेंट थिंग, उसको इग्नोर करो। यहाँ पे मेन समझो जो है पॉइंट है, मेन ये है कि अगर तुम इस पूरे सम को ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे अलग अलग चीजें इंक्लूड की गई हैं, लाइक ए लैंड एंड बिल्डिंग भी है, तो यहाँ पे सैलरी भी है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे सेल्स भी है। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में जो हमारे पॉइंट से पढ़ने पर ये बात तो पता चल गया कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और साथ ही साथ हमें बैलेंस शीट दोनों चीजें बनानी है, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट भी, यानी दोनों की चीजें ही हमें बनानी पड़ी। तो इसी वजह से मैंने दोनों का जो फॉर्मेट है वो मैंने पहले से यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, थोड़ा लेंदी है बट स्टिल मैंने फॉर्मेट बना लिया। इसके अंदर की जो चीजें हैं वो मैं आपको लिख के बोल के समझाऊंगा, इसलिए पहले वहां पे फोकस रखना। ओके, तो समझते हैं। मैंने कहा था कि जो भी ऐसा सम्स आता है तो सबसे पहले सम्स को देख लो क्या क्या चीजें दी हैं, राइट। और अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मास्टर नहीं बने हैं इस चीज में, तो मैंने कहा था जब तक तुम्हें अच्छे से सारी चीजें याद नहीं हो जाती, राइट। तो एक सम और है, ये वाले सम में मैं आपको पूरा फॉर्मेट डिटेल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा कि डायरेक्टली सम्स को कैसे सॉल्व करना है इन इजी वे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा था सबसे पहले यहाँ पे जैसे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ केयूर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/17, ये फॉर्मेट है और हमें ये पूरा लिखना पड़ता है, राइट। और मैंने कहा था कि हमारा जो प्रॉफिट लॉस का है वो सीधा एक्सप्लेन करता है प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट के बारे में बताना, यही इसका काम है। और ये प्रॉफिट के बारे में कैसे बताएगा, ये प्रॉफिट के बारे में बताएगा इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करने पर। और इनकम का मतलब यहाँ पे सबसे पहले मैंने बताया था, हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। मैंने फर्स्ट वर्ड क्या मैंने बताया था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, क्योंकि हम डायरेक्टली इनकम नहीं लिखते हैं, उसके अंदर 2 से 3 चीजें इंक्लूड होती हैं, हम उसको भी फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स भी बोलते हैं। तो ये मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ सेल्स, ठीक है। ये हमारा नंबर 1 है। उसके बाद मैंने कहा था नंबर टू में हमारा आता है अदर इनकम। अब अदर इनकम में कुछ भी हो सकता है कि नहीं, इस क्वेश्चन में है कि नहीं वो मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन हो सकता है। अभी हम इस क्वेश्चन में फॉर्मेट पे फोकस करेंगे, बाद में नेक्स्ट वाले में मैं आपका यानी 2 क्वेश्चन और ऐड किया है मैंने, तो वहां पे मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा कि कैसे समझना है, राइट। तो अदर इनकम ऐड कर दिया, तो ये यहाँ पे बन जाएगा टोटल इनकम, हमारा ये पॉइंट नंबर 3, ये क्या बनेगा, टोटल इनकम। अब ये जो टोटल इनकम है ये कैसे बना, हमने 1 और 2 को क्या किया है, ऐड किया है। हमने क्या किया, 1 और 2 को ऐड किया है। आई होप कितना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हमारा टोटल इनकम मिल गया, उसके बाद हमें माइनस करना पड़ता है नंबर 4। नंबर 4 में आ जाता है एक्सपेंस।
क्या जाता है, एक्सपेंस। अब मैंने कहा था कि एक्सपेंस तो अकेला होगा नहीं, जब भी आएगा 2-4 लोगों के साथ में ही आएगा। तो सर एक्सपेंस में क्या आता है, कैसे याद रखें? तो सबसे पहले याद रखो जो एक्सपेंस में आता है हमारा परचेज। जब भी हम कंपनी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, परचेज। यानी हमने कुछ प्रोडक्ट परचेस किया होगा, जो रॉ मटेरियल होगा या जो बिजनेस इसका कर रहे हैं वो चीजें हमने परचेस की होंगी। साथ ही साथ हमारे पास पहले से ही कुछ होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं चेंजेस इन स्टॉक। क्यों चेंजेस इन स्टॉक लिखते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें चेक करना होता है हमारे पास ओपनिंग कितना था और उसमें से हम क्लोजिंग माइनस करते हैं, तब हमें पता चलता है कि चेंजेस कितना हुआ है। राइट, मैंने परचेस किया और उसमें जो भी स्टॉक था ऐड किया। अब तुम्हें पता है जब परचेस की होगी तो उसके साथ तुम्हें कुछ एक्सपेंसेस पे करने पड़े होंगे, जिसको हम बोलते हैं परचेस रिलेटेड एक्सपेंस, और जिसके लिए वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या वर्ड यूज करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। राइट, उसके बाद मैंने कहा था ये सारी चीजें होने के बाद जब कंपनी में प्रोडक्ट आ जाता है, काम शुरू होता है, तो सबसे पहला एक्सपेंस हमें पे करना पड़ता है हमारे इंप्लॉइज को। किसको हमें पे करना पड़ता है, हमारे इंप्लॉइज को। तो यहाँ पे लिखते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। राइट, एम्प्लॉय को दे दिया। अब एम्प्लॉय को देने के साथ साथ बाहर वालों को भी खुश कर रखना पड़ेगा, तो बाहर वालों को खुश रखने के लिए हम क्या पे करते हैं, फाइनेंस कॉस्ट। अब बाहर वालों को खुश कर दिया तो हमारे बिजनेस में जो एसेट्स हैं, जितने भी एसेट्स का हम यूज कर रहे हैं उनका भी तो कुछ ना कुछ एक्सपेंस होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। और कुछ जो इनटेंजिबल एसेट होते हैं उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, अमोर्टाइजेशन। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसी जो सीरियल में अगर जाते हो तो मिस्टेक्स होने के चांसेस जो है वो 0% हो जाएंगे। राइट, एक दो बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कैसे, जैसे मैंने बताया है कि हमें सबसे पहले इनकम होती है जिसमें रेवेन्यू और अदर आता है, फिर एक्सपेंस होती है जिसमें सबसे पहले हमें गुड्स परचेज करना पड़ता है, फिर हम स्टॉक की बात करते हैं क्योंकि ये परचेज से रिलेटेड ये हमारा टोटल रॉ मटेरियल कितना उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अब जब तूने परचेस किया तो फ्री में तो किया नहीं होगा, फ्री में दुकान में आया नहीं होगा, कुछ एक्सपेंसेस पे किए होंगे जिसको हम नाम देते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस का। उसके बाद हम बात करते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, क्योंकि सबसे पहले हम पैसे इन्हीं को देते हैं, सैलरी वैलरी की जो बात आती है। उसके बाद हमें बाहर वालों को भी खुश करना पड़ता है, तो फाइनेंस कॉस्ट की बात आ जाती है। उसके बाद हमारे बिजनेस के जो एसेट्स होते हैं उनको भी संभालना पड़ता है, तो वो आ जाता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इतना करने के बाद अगर कुछ फिर भी बच जाता है तो वो हम कहाँ लिख देंगे, अदर। क्योंकि हमें अब पता नहीं कि क्या है, लेकिन इतना अगर कुछ इसके बाद भी बचा तो हम डाल देंगे अदर में। राइट, इतना करने के बाद उसके बाद हम इसका क्या करते हैं, टोटल करते हैं। तो ये नंबर 5 हो जाएगा। एक मिनट में इसको अच्छे से लिखता हूं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका टोटल, नॉट 5, यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल एक्सपेंसेस। अब ध्यान से समझो, हमने क्या किया, टोटल एक्सपेंस किया। तो ये लाइन में थोड़ा और ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि जरूरत पड़ गई। मैंने नहीं सोचा था कि इतना लेंदी हो जाएगा, बट स्टिल फॉर्मेट फॉलो किया तो फॉर्मेट तो लेंदी ही होता है और लेंदी ही है। तो टोटल एक्सपेंस है। राइट, टोटल एक्सपेंस को फिर मैंने कहा था हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, प्रॉफिट। तो हमें अगर प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, यानी ये है मेरा पॉइंट नंबर 6। तो प्रॉफिट मुझे कैसे मिलेगा, और ये जो प्रॉफिट होता है बेसिकली क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है। ये जो प्रॉफिट मिलेगा ये कैसे मिलेगा, ये प्रॉफिट मिलेगा आपका जो इनकम है, इनकम में से सारे एक्सपेंसेस को माइनस को, देन नंबर 4 को। तो 3 में से नंबर 4 को माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा, आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद हम नंबर 6 की बात करते हैं जिसमें हम माइनस करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, क्या माइनस करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स। टैक्स माइनस करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रॉफिट बचेगा उसको हम क्या नाम देते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। राइट, तो ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा फॉर्मेट, और लास्ट में यही हमारा प्रॉफिट बन जाता है। और भी मैंने बताया था कि याद रखना है कि लास्ट की दो दो चीजें होती हैं, कौन सी, एक प्रोविजन और एक प्रॉफिट। प्रोविजन जाएगा आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में, और प्रॉफिट जाएगा आपका रिजर्व एंड सरप्लस में। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि फॉर्मेट एक बार प्रिपेयर कर लोगे तो काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बैलेंस शीट की तरफ भागते हैं। तो बैलेंस शीट का मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था जब भी बैलेंस शीट आता है तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना। सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल और लायबिलिटी की। तो हम किसकी बात करें, बिजनेस की बात करें, यानी कंपनी की बात करें। तो कंपनी के लिए मैंने कहा था कि हमें कैपिटल वर्ड नहीं यूज करना पड़ता है, हम यहाँ पे यूज करते हैं इक्विटी। क्या यूज करते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी। ठीक है, अच्छे से ध्यान देना, इसमें मैं पूरा फॉर्मेट आपको लिख के दिखाने वाला हूँ। हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी। ठीक है सर, इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखते हैं। फिर क्या, अच्छा इसको नंबर 1 लिख देना। हाँ, ये नंबर 1 है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। सर इक्विटी एंड लायबिलिटी के आगे तो बताओ, ये इक्विटी एंड लायबिलिटी तो हो गया है। अब याद रखना कि इसके अंदर जो सबसे पहला चीज आता है, मैंने कहा था ना कि जो हमारा इक्विटी है यानी कैपिटल वाला पोर्शन है वो दो पार्ट में होता है, कैपिटल और रिजर्व। तो कैपिटल और रिजर्व तो होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शेयर कैपिटल
और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिजर्व एंड सरप्लस। क्या लिखता हूं मैं? रिजर्व एंड सरप्लस। ये नंबर 1 होता है, ये नंबर 2 भी होता है, राइट। यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं करना, ये सिर्फ तुम्हें मैं याद करवा रहा हूँ जो हमने पढ़ा था फॉर्मेट में, ताकि तुम्हें याद आ जाए कि हमने टोटल 20 चीजें इसमें पढ़ी थी। कितनी चीजें हमने पढ़ी थी? 20। तो देखते हैं क्या वो 20 चीजें हम कवर कर पाते हैं कि नहीं। तो और एक बात और है कि इन दोनों को हम एक नाम देते हैं, वो नाम क्या है? शेयर होल्डर्स फंड। ये क्या है? ये शेयर होल्डर का फंड होता है, राइट। अब इतना समझो कि ये हमारा काम हो गया। उसके बाद मैंने कहा था कैपिटल तो कंप्लीट हो गया। अब लाइबिलिटी की बात करते हैं। तो जब जैसे ही हम लाइबिलिटी पे जाते हैं तो लाइबिलिटी दो पार्ट्स में होता है। एक होता है आपका नॉन करेंट लाइबिलिटी और एक होता है आपका करेंट लाइबिलिटी, राइट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। मैंने कहा था कि नॉन करेंट लाइबिलिटी में 3 चीजें आती हैं। क्या आता है? बोरोविंग, यानी मैंने शॉर्ट में बताया ना, BPO। ओके, तो यहां पे हम सबसे पहले लिखेंगे हमारा लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। क्या लिखेंगे? लॉन्ग टर्म बोरोविंग, राइट। फिर आता है आपका अदर लॉन्ग टर्म, ठीक है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। और लास्ट में आपका लिख देना कि लॉन्ग टर्म प्रोविजन। क्या लिखते हैं हम? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो मैंने BPO बताया तो पहले BPO ऐसे करा, लेकिन हमारा जो फॉर्मेट कहता है वो कहता है पहले बोरोविंग लिखो, प्रोविजन लास्ट में और अदर बीच में। तो हम इसी को फॉलो कर देते, क्या तकलीफ है? हमें याद तो हो ही गया ना कि BPO 3 चीजें आने वाली हैं। अब P को लास्ट में कर देना, O को बीच में कर देना, याद तो हो ही गया है। फिर मैंने करंट लाइबिलिटी का क्या मैंने बताया था? करंट लाइबिलिटी का मैंने बताया था BPO, फिर टाइम पास करना है। क्या करना है? BPO और टाइम पास करना है। अब ध्यान से समझो, जब BPO और टाइम पास करना है तो बोरोविंग तो पहले ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बोरोविंग आएगा उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करेंगे? शॉर्ट टर्म बोरोविंग। हम क्या वर्ड यूज करते हैं? शॉर्ट टर्म बोरोविंग। उसके बाद बी के बाद डायरेक्टली टीपी लिख देना। क्यों? क्योंकि पीओ तो ये देखो, पीओ तो आपका साथ में ही रहने वाला है, नीचे पी ऊपर ओ। तो नीचे पी ऊपर ओ, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूं शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा अदर करेंट लाइबिलिटी और यहाँ पे आ जाएगा आपका ट्रेड पेबल, यानी जिसको हमने टीपी लिखा है। बात समझ में? यानी फॉर्मेट तो वही फॉलो हो रहा है कि BPO में टाइम पास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? BPO में, यानी जैसे ये लिखना वैसे ही ये भी लिखना है। देखो पहले बोरोविंग लिखा, बाद में नीचे से PO कर दिया। तो पहले बोरोविंग लिखा, नीचे से PO कर दिया, और बीच में हमारा एक एक्स्ट्रा और आ गया है, वो क्या है? ट्रेड पेबल। आई होप कितनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इतना फॉर्मेट करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये तो हमारा लाइबिलिटी का पोर्शन था, लाइबिलिटी हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल। ये हमारा लाइबिलिटी का पोर्शन था। अब उसके बाद हम बात करते हैं एसेट्स की। तो एसेट्स में सबसे पहले हमारा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर 2। हम नंबर 2 पे किसकी बात कर रहे हैं? एसेट्स की बात कर रहे हैं। तो जब हम एसेट्स की बात करेंगे तो इसमें मैंने सबसे पहले कहा था कि हमारा जो सबसे पहले नंबर आता है वो आता है नॉन करेंट एसेट का। किसका नंबर आता है? नॉन करेंट एसेट्स का। किसका नंबर आएगा? नॉन करेंट एसेट्स का। अब उसके बाद इसमें मैंने सबसे पहले कहा था हम क्या बात करते हैं? फिक्स एसेट्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फिक्स एसेट्स। इसमें भी दो चीजों की, एक है टेंजिबल और एक है इनटेंजिबल, राइट। उसके बाद हमारा आता है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट हमें पूरा लिखना पड़ेगा। ये कौन सा इन्वेस्टमेंट? नॉन करेंट। क्या है? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी, क्लियर सुनाई दे रहा होगा, समझ में आ भी रही होगी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद जब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गया तो मैंने कहा था लोन्स एंड एडवांसेस। क्या कहा था मैंने? लोन्स एंड एडवांसेस। लेकिन ये कौन सा है? नॉन करंट है, जिसको मैं बोल सकता हूं कि ये लॉन्ग टर्म के लिए है। तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। फिर मैंने कहा था जब लास्ट में कुछ भी नहीं याद आ रहा है तो लास्ट में हमारा क्या होता है? अदर नॉन करेंट एसेट्स। और इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है वो मैंने एक्सप्लेन किया था। फिर मैंने कहा था कि जब हमारा नॉन करंट एसेट का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, फिर हम भागते हैं करंट एसेट की तरफ। तो लास्ट की 3 चीजें तो आपका कॉपी पेस्ट करनी है। लास्ट की 3 चीजें आपको कॉपी पेस्ट करनी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर 2 पे करेंट एसेट्स। ठीक है,
करंट एसेट्स, जिसमें देखो इन्वेस्टमेंट पहले कॉपी करो, इन्वेस्टमेंट पहले कॉपी करो, बस याद रखना कि वर्ड के आगे क्या लिख दोगे, यहाँ पे करंट, वहां पे नॉन करंट था तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, करंट। सर बाकी का ये जो दो चीजें हैं इनको सबसे लास्ट में, क्योंकि लास्ट में ही लिखा है ना, तो इनको सबसे लास्ट में ही लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म, क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और यहाँ पे हो जाएगा अदर, अदर करंट एसेट्स। सर तो और कुछ आएगा, ये जो बीच में आपने जगह छोड़ी, हाँ मैंने कहा था तीन चीजें और होती हैं, क्या क्या होती हैं, मैंने कहा था एक हमारा स्टॉक होता है जिसको हम बोलते हैं इन्वेंट्रीज, हम क्या बोलते हैं जिसको, इन्वेंट्रीज, और इसको हमारे सिंपल लैंग्वेज में स्टॉक भी बोलते हैं। फिर मैंने कहा था स्टॉक के साथ हमारा होता है ट्रेड रिसीबल, क्या होता है, ट्रेड रिसीबल, वहां पेबल होता है तो यहाँ पे क्या होता है, रिसीबल। और लास्ट में मैंने बताया था हमारा होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, राइट। तो ये होता है आपका पूरा फॉर्मेट, और दोनों ही फॉर्मेट मैंने एक साथ पूरा डिटेल में याद कैसे करना है वो भी चीजों के साथ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, इसलिए इसको अच्छे से देखना, अच्छे से समझना। और देखो प्रोविजन जो भी है इसमें, जहां एंट्री करनी है, जैसी एंट्री करनी, सारी फॉर्मेट के साथ मैंने एक्सप्लेन किया। ये पहला क्वेश्चन था, दैट्स व्हाई मैंने इतना डिटेल एक्सप्लेन किया। सेकंड क्वेश्चन और थर्ड में मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा कि कैसे सारा फटाफट कंप्लीट कर सकते हो। देखो इसमें टाइम लगा ना, मुझे बोल रहा था मैं, लाइन खींचा, फिर एक एक करके बोलना पड़ा, सब करना पड़ा, ठीक है। और साथ में मैंने कहा था नंबर्स लिख लेना एक बार दो बार प्रैक्टिस करने के साथ साथ, कि ताकि हमें पता चले कि हम सारा लिख पा रहे हैं कि नहीं, सारा याद है कि नहीं, है ना। तो ये 9, फिर यहाँ पे हमारा 10, 11, 12, 13, 14, राइट। फिर ये 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20, राइट। यानी पूरे के पूरे 20 हमें याद है। कैसे याद रहेंगे, एक दो बार इसको सुनोगे ना, अगर लिखना हो तो लिख के याद करो, पेज निकालो, पेज में छोटे छोटे वर्ड से अक्षर बनाओ, आई मीन आपके जो भी हैंड राइटिंग है वैसा छोटा छोटा ही लिखना है, ताकि ज्यादा पेज वेस्ट ना हो, और एक ही पेज में 2-3 बार लिख डालो, याद हो जाएगा। क्योंकि देखो अब यहाँ पे मेन कैसा है भाई, ये 11 मार्क्स देके जा रहा है, तो आपको और भी ज्यादा मेहनत करने के लिए नहीं बोल रहा है, बस बोल रहा है मुझे थोड़ा फॉलो कर ले, यानी मेरे रूल्स जो है, फॉर्मेट जो, उसको फॉलो कर ले। तो थोड़ा सा सुन लेते हैं और चीजों को फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लिखा हुआ, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, सॉरी ये लाइन टेढ़ी हो गई है। इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा है 2,40,000। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल है 2,40,000। तो यहाँ पे देखो मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल में लिखा है 2,40,000, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्विटी शेयर कैपिटल 2,40,000। देखो मैंने दो कॉलम बनाया है, एक ये कॉलम है और एक ये मेरा है इनर कॉलम और ये मेरा आउटर कॉलम। देखो हर, अगर ध्यान दिया होगा तो हर पॉइंट के अंदर 2-3 पॉइंट है, इसीलिए इनर कॉलम में लिखना, बाद में टोटल करके आउटर कॉलम में। याद रखना छोटी छोटी चीजें हैं, आपको काम आएंगी। एग्जाम में क्या होता है कि जो हमारे टीचर्स को जो पेपर साइन करने के लिए मिलता है, उनको यहाँ का फाइनल टोटल दिया होता है, ठीक है, यहाँ का फाइनल टोटल दिया होता है। मैं अभी आपको समझाता हूँ, मैं आपको फिर दिखाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे नहीं समझ में आएगा, जब मैं पूरा सम कर लूंगा फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे दिया रहता है उनको। तो हम बाकी क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या क्या हमें इन्फॉर्मेशन, उसके अकॉर्डिंग हम इंटरेस्ट करते जाते हैं। देखो पहला तो हो गया आपका इक्विटी शेयर एंड कैपिटल, उसके बाद है ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस। तो याद होगा ये पिछले क्वेश्चन में भी आया था, नहीं जो हमने पिछला वीडियो है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस है ना, तो जाओ हमारे एक्सपेंस साइड में, और एक्सपेंस में इतनी सारी चीजें हैं। तो परचेस में तो पॉसिबल नहीं है, चेंजेस इन स्टॉक में तो बिल्कुल नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंस परचेस रिलेटेड होता है तो ये तो है नहीं, एम्प्लॉय से तो बिल्कुल रिलेटेड ही है, फाइनेंस से भी नहीं है, डेप्रिसिएशन तो पॉसिबल ही नहीं है, डेप्रिसिएशन तो अलग ही होता है एसेट्स का। तो ये बचा क्या, अदर। तो मैंने कहा था ऐसे थोड़ा नहीं याद रहता तो अंदर सारे कॉलम में डाल के देख लो कि कहाँ जाता है, 2-3 बार करोगे तो याद हो जाएगा। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सॉरी अदर नहीं है, ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस है। तो यहाँ पे है ना, जो भी ऑफिस एंड सेल्स है उसको अच्छे से एक बार लिख लेना। देखो मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ कि ऑफिस एंड जो भी है लिखने के लिए, स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन में अगर लिखते रहोगे ना तो प्रैक्टिस बनी रहेगी। जब एक बार प्रैक्टिस बन जाएगी, यानी आपके दिमाग में है ना फिट हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखो, जैसे मैंने कहा ना, मैंने वो गाड़ी वाला एग्जांपल दिया है कि जब स्टार्टिंग में गाड़ी चलाना सीखते हैं तो हमें कोई बार बार बताते रहता है कि बेटा ब्रेक मार, एक्सीलेटर दे, कोई आ रहा है तो स्लो करो या भीड़ है तो स्लो करो। तो वो क्यों बोलता है, ताकि हमारे दिमाग में फिट हो जाए कि जब ऐसा कोई सिचुएशन हो तो हमें क्या करना है। और सेम
इसीलिए मैं तुम्हें ये बार बार कहता हूँ कि स्टार्टिंग में थोड़ी प्रैक्टिस करो, एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लोगे, जब एक बार तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगा तो जैसे ही वो क्वेश्चन सामने आएगा ना, तुम ऑटोमेटिक खुद ही लिखना स्टार्ट कर दोगे, तुम्हारे हाथ अपने आप चलने लगेंगे। ठीक है, तो अभी जैसे यहाँ पे ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस है, तो अमाउंट कितना है वो लिख लेता हूँ मैं 24,000। तो यहाँ पे मैं इनर कॉलम में लिख देता हूँ 24,000। राइट, अब उसी के साथ नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट है हमारा परचेस। परचेस है 4,26,000, तो डायरेक्टली परचेस के सामने लिख देना 4,26,000। ओके, अब उसके बाद 4,26,000 है। हाँ हाँ, उसके बाद नेक्स्ट है 10% डिबेंचर। तो 10% डिबेंचर है 1,20,000। तुम्हें पता है डिबेंचर कहाँ जाता है? लोन में। लोन मतलब ये जो हमारा बोरोविंग है, राइट, ये हमारा लॉन्ग टर्म बोरोविंग है, वहां पे जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉन्ग टर्म बोरोविंग के सामने डिबेंचर, और अमाउंट कितना है, अमाउंट में वापस देख लेता हूँ 1,20,000। तो अमाउंट है 1,20,000। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स है 960। तो सेल्स के सामने यहाँ पे हमने हेडिंग लिखा हुआ है 960, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद है हमारा सेल्स के बाद है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर है 120। तो तुम्हें पता है सॉफ्टवेयर हमारा इंटेंजिबल एसेट्स होता है। तो मुझे इंटेंजिबल देखो याद है, इंटेंजिबल याद है, देखो इंटेंजिबल के सामने इंटेंजिबल कहाँ आता है फॉर्मेट में, वो मुझे पता है कि मैंने फॉर्मेट में लिख लिया, तो बाकी मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे इंटेंजिबल के सामने ब्रैकेट में लिख दूंगा सॉफ्टवेयर। ठीक है, और सॉफ्टवेयर की जो वैल्यू है दैट इज 1,20,000, वो मैं लिख दूंगा इनर कॉलम में 1,20,000। आई होप कि इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट है हमारा वेजेस। तो वेजेस में देखो अभी कैसा है कि ये वेजेस वाला जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कई लोग इसको है ना ये आपका एम्प्लॉयज वाले में लिखते हैं, लेकिन देखो एज पर द फॉर्मेट, अगर आपकी बुक्स में देखोगे जो जीएससीबी की बुक्स हैं, यानी जो गुजरात बुक से जो मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं, वहां पे इन लोगों ने वहीं पर लिखा है। बट मेरे हिसाब से डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये कहाँ जाना चाहिए आपका, ये आपका जाना चाहिए आई मीन डायरेक्ट एक्सपेंस में जाना चाहिए, क्योंकि वेजेस जो है बेसिकली वो रिलेटेड होता है ट्रेडिंग अकाउंट से, और ट्रेडिंग का मतलब इट इज अ परचेस रिलेटेड, राइट, इट इज अ प्रोडक्शन रिलेटेड, वो माना जाता है। तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट में लिखते हैं। ओके, बाकी अगर आपके स्कूल में अगर बताया हो तो हालांकि मैं तो सजेस्ट करूंगा यही फॉलो करो, बिकॉज इट इज अ फॉर्मेट, राइट, ये प्रॉपर फॉर्मेट है, यही है। ओके, अभी नेक्स्ट है डिबेंचर इंटरेस्ट। तो डिबेंचर इंटरेस्ट आपको पता है इज अ फाइनेंस कॉस्ट। हमने जो डिबेंचर लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेजेस, राइट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिबेंचर इंटरेस्ट। और डिबेंचर इंटरेस्ट कितना है 12,000। तो यहाँ पे मैं डिबेंचर इंटरेस्ट लिख देता हूँ 12,000। अब उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा सैलरी, नहीं, हाँ नेक्स्ट है हमारा सैलरी, दैट इज 3 लाख रुपीज। ओहो, ज्यादा ही सैलरी दे दिया है। तो यहाँ पे इंप्लॉय बेनिफिट रिलेटेड है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सैलरी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 लाख रुपीज, राइट। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर नेक्स्ट है सैलरी के बाद बीओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट याद होगा, मैंने बताया था, इसकी पूरी प्रैक्टिस करवाई है। इट इज वन टाइप ऑफ लोन, लेकिन ये क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए है, राइट, कि तुमने बैंक से पैसे उधार लिए हैं। तो 14,400 है, शॉर्ट टर्म लोन है। तो शॉर्ट टर्म लोन मतलब बोरोविंग्स। तो यहाँ पे मैं सीधा बीओडी लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा मैं? बीओडी, पूरा नाम नहीं लिखता हूँ, बीओडी लिख के, और अमाउंट जो है आपका अमाउंट 14,400, इनर कॉलम में 14,400। ओके, नेक्स्ट अमाउंट है, आई मीन नेक्स्ट जो है वो क्या है आपका, है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग दैट इज 2,28,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग कहा जाता है आपका ये एसेट्स है, लेकिन कौन सा टाइप का, टेंजिबल एसेट्स है। हाँ, अब ये जब मुझे पता है कि ये है टेंजिबल एसेट्स है, तो टेंजिबल का तो मुझे हेडिंग तो पता ही है, फिक्स है। तो वहां पे सब सिर्फ मैं क्या लिखूंगा, लैंड एंड बिल्डिंग, दैट इज LNB में लिख देता हूँ शॉर्ट में, और जो अमाउंट है वो मैं अमाउंट लिखता हूँ, अमाउंट यानी 2,28,000। ओके, आई होप कितनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट है आपका ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक तो एक ही जगह लिखते हैं, और वो है ये, यहाँ पे है 36,000। फिर नेक्स्ट है आपका डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम है, हमने रिसीव किया, इनकम है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 15,600। और यहाँ पे मैं लिखूंगा डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या लिखूंगा? डिस्काउंट रिसीव। क्लियर डिनोट करना जरूरी है कि किस चीज की इनकम है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्काउंट रिसीव्ड। नेक्स्ट वन इज अ डेटर्स। तो डेटर्स के लिए आपको पता है ट्रेड रिसीवर, हमने फॉर्मेट की प्रैक्टिस की है, एक वीडियो में मैंने पूरा फॉर्मेट का एक्सप्लेनेशन ही दिया हुआ है, और वहां पे मैंने क्वेश्चंस की बहुत सारे प्रैक्टिस की है, राइट। तो ट्रेड रिसीवल कहाँ जाता है आपका, आई मीन डेटर्स कहाँ जाता है, ट्रेड रिसीवल में। और जो अमाउंट है वो अमाउंट आपको लिखना 1,80,000 इन इनर कॉलम। ओके, तो अब यहाँ पे देखो हमारा जो ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था ब्रैकेट वाला, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नीचे ये दो अदर इन्फॉर्मेशन दिया, पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में हम टोटल करेंगे।
सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक। तुम्हें पता है क्लोजिंग स्टॉक एक फॉर्मेट में यहाँ है 42,000 वाले, राइट। उसके बाद एक फॉर्मेट में आता है आपका ये इन्वेंट्रीज में। तो इन्वेंट्रीज में ये याद रखना कि यहाँ पे यही ऐसी कुछ चीजें होती हैं इनकी डुअल एंट्रीज होती हैं, राइट। तो वो याद रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 42,000। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है आगे एक और पॉइंट है, एक मिनट, हाँ ये थोड़ा सा लोड लेट किया। यहाँ पे नेक्स्ट है मेक प्रोविजन फॉर द टैक्स एट 50% ऑफ नेट प्रॉफिट। हमें 50% टैक्स का प्रोविजन करना है यहाँ पे। तो ये 50% प्रोविजन तब पॉसिबल होगा जब मैं यहाँ तक पहुंच जाऊंगा, यानी ये टोटल जब आएगा तभी ये मैं 50% पॉसिबल मतलब सॉल्व कर पाऊंगा। इसलिए इसका मैं वेट करता हूँ, अब मैं सीधा टोटल पे जाता हूँ। तो देखो टोटल कैसे करोगे, सबसे पहले टोटल इनकम करोगे, ठीक है, यानी फर्स्ट सेकंड यानी फर्स्ट और ये दोनों का टोटल करो। तो ये है 9,60,000 प्लस 15,600, दोनों का टोटल करोगे तो 75 हो जाएगा। तो 75,600 हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा 9,75,600। ओके, उसके बाद यहाँ का टोटल करना है तो सबसे पहले ये लिख देना माइनस में, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है तो यहाँ पे मैं माइनस में लिख देता हूँ। तो 426 में से 6 माइनस का तो 420 प्लस 24 प्लस 3 लाख प्लस 12। तो इसको मैं कैल्सियम ही कर लेता हूँ क्योंकि मैथ अच्छा है लेकिन इतना नहीं है कि फटाफट हो जाए। तो 426 माइनस 6 प्लस 24 प्लस 3 लाख प्लस 12 प्लस 24, तो ये हो जाएगा आपका 7,80,000। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7,80,000 टोटल एक्सपेंस। अब जो चीजें नहीं लिखी है वहां पे क्या कर देता हूँ मैं डैश। सिर्फ एक ही पॉइंट नहीं है, दैट इज डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, तो उसके सामने मैंने डैश कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। ओके, तो अब हमें मिल गया टोटल इनकम और मिल गया है टोटल एक्सपेंस। तो टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस माइनस कर देता हूँ। तो टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस में माइनस करता हूँ तो ये आएगा 1,95,600। क्या आएगा ये 1,95,600। और ये बोला है 50% टैक्स है, तो 50% जो टैक्स बनता है याद रखना, यहाँ पे जो प्रॉफिट आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाले हेडिंग में उसका 50% हमें लिखना होता है। तो 195,600 का हमें कितना लिखना है 50%। तो ये हो जाएगा 97800। कितना हो जाएगा 97800। और जितना ही ये होगा उतना ही ये भी होगा क्योंकि 50% ही तो है, तो ये भी हो जाएगा 97800। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैंने कहा था कि जब भी प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो उसके बाद मैंने कहा था लास्ट की दो चीजों की एंट्री कहाँ करनी है, एक तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में और एक रिजर्व एंड सरप्लस में। मैंने यहाँ पे देखो लिख के भी रखा था शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में और रिजर्व एंड सरप्लस में। तो 97800 का मैं पहले लिख देता हूँ रिजर्व एंड सरप्लस में, तो 97800 और साथ में इसका शॉर्ट टर्म प्रोविजन में कितना है 97800। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म है, ये रहा शॉर्ट टर्म प्रोविजन 97800। आई होप कितना समझ में आ गया होगा। फिर मैंने कहा था कि एग्जामिनर के पास जो आंसर शीट आती है वो ऐसी होती है कि एसेट्स में वो एक एक का टोटल करके लिखा होता है। जैसे ये फर्स्ट वाला है तो ये फर्स्ट वाले का टोटल होगा, इसका कैसे उनके पास दिया होगा आंसर, जो फाइनल आंसर उनके पास हाथ में होता है वो कैसे होगा, ऐसा लिखा होगा कि 240 प्लस 97800 दैट इज 337800। एक आंसर होगा जिसमें लिखा होगा 337800, राइट। फिर एक आंसर होगा जिसमें लिखा होगा उनके पास 1,20,000। तो वो फाइनल आंसर चेक करेंगे, यानी एक ये चेक करेंगे और एक ये चेक करेंगे। तो याद रखना कि तुम्हें हर चीज का टोटल कैसे करके ऐसे अलग दिखाना है। जैसे नॉन करंट है तो उसका टोटल करके ऐसे अलग दिखाया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं करंट में। तो करंट में जो चीजें नहीं है हमारे पास उसको मैं डैश कर देता हूँ और टोटल कर देता हूँ बाकी। तो 14400 और उसके बाद है 97800। तो ये हो जाएगा 1,12,000। यहाँ पे हो जाएगा 1,12,200। एक मिनट, ये 1,12,200, राइट। तो इस तरह से इनके पास जो आंसर दिया रहेगा वो तीन ऐसा टोटल आंसर दिया रहेगा और वो यही तीन ढूंढते हैं। अगर ये तीन मैच नहीं करेगा फिर अंदर का देखेंगे कि तुमने कौन सेंटर मिस की है, उसके हिसाब से मार्क्स कट करेंगे। तो इस वजह से मैंने कहा कि फोकस करना और स्टार्टिंग में इसी तरह से टोटल अच्छे से करना और अच्छे से लिखना। ओके, तो अभी देखो मैं इसका टोटल कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 33,7800 1,20,000 प्लस 1,12,000। तो ये हो जाएगा आपका 5,70,000। तो यहाँ पे इसका जो टोटल आया है वो आएगा 5,70,000, राइट। ये यहाँ का टोटल हो गया लायबिलिटी का। अब बात करते हैं हम एसेट्स की। तो एसेट्स में सबसे पहले इसका टोटल करके यहाँ पे लिख देना। तो 228 प्लस 120, राइट। तो ये हो जाएगा 3,48,000। ओके, ये क्यों मैंने यहाँ पे इसका टोटल करके लिखा, क्योंकि ये टेंजिबल और इनटेंजिबल होता है। उसके बाद यहाँ का वेट सॉरी नीचे और भी है यार, नीचे और भी है, मतलब
ये सारी चीजें हैं, ये डैश है पूरा, तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा हमारा 348,000। ओके, तुम इसका टोटल करके भी दिखाना और इस तीनों का भी, यहाँ पे कुछ है नहीं इसलिए मैंने यहाँ पे ही लिख दिया। उसके बाद हम करंट की बात करते हैं, तो करंट में तो ये सारी चीजें डैश डैश ही हैं, सिर्फ दो चीजें दिया है, तो दोनों का टोटल कर लो, तो 180 प्लस 42, तो ये हो जाएगा 222, तो यहाँ पे टोटल आएगा 222,000। उसके बाद हमें फाइनल टोटल करना होगा, राइट, हमें क्या करना होगा, फाइनल टोटल, इसको हम बोलते हैं एसेट्स यानी बैलेंस शीट का टोटल। तो यहाँ पे 348 और यहाँ पे 222 है, तो 348 प्लस 222 दैट विल बी 570, और इस तरह से हमारा जो बैलेंस शीट है वो भी क्या हो गया, मैच हो गया। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई, और इस क्वेश्चन में मैंने पूरा का पूरा फॉर्मेट के साथ एक्सप्लेनेशन किया है, सारी चीजें ढंग से लिखी हैं, सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन की है। तो इस क्वेश्चन को ढंग से अच्छे से जितना हो सके उतनी बार प्रैक्टिस कर लेना, ताकि पूरा फॉर्मेट, मैं है ना इसलिए बोल रहा हूँ कि पूरा फॉर्मेट अच्छे से याद हो जाए आने वाले टाइम में आपको, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और इस चैप्टर को लेके एकदम फ्री हो जाए कि 11 मार्क्स तुम्हारे कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो अपने आप बाकी चैप्टर्स में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और मैं बार बार फॉर्मेट में जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसमें जो फॉर्मेट पढ़ने वाले थर्ड चैप्टर में, वो फोर्थ में भी आएगा और फिफ्थ में भी आएगा और सिक्स में भी यूज होगा। कैसे होगा वो मैं चीजें आपको बताऊंगा वहां पे। ठीक है, तो फॉर्मेट को ढंग से पढ़ते रहना। अब हम बात करते हैं जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड किया था, मैंने ये एक ऐड किया है, ये भी एग्जाम में आपके पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, राइट, तो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैं फॉर्मेट, ये सारी चीजें मैंने नहीं बताई है, मैंने देखो कहीं भी फॉर्मेट नहीं बनाया है। क्यों नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पे मैं अब आपको शॉर्टकट बताता हूँ और उसके हिसाब से तुम फॉर्मेट बनाना। कैसे, देखो सबसे पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन में लिखा है फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ पार्थ लिमिटेड, ठीक है, वेरी गुड। फिर आगे नीचे लिखा हुआ है फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट लिखा, तो फाइनल अकाउंट में दो चीजें आती हैं, आपका प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। चलो ये नहीं पता है प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट आएगा कि नहीं आएगा, तो कोई बात नहीं, कैसे पता करोगे, इन्फॉर्मेशन चेक करो। इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है, यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट है, सॉरी सेल्स है, एम्प्लॉय बेनिफिट है, तो यहाँ पे इन्वेंट्रीज है, तो इन्वेंट्रीज आया मतलब एसेट्स वाला बनेगा, एसेट्स वाला बनेगा मतलब बैलेंस शीट वाला ही बनेगा, राइट। तो ये दो ही इन्फॉर्मेशन पढ़ के आपको समझ में आ गया। अब देखो, अब याद कैसे करना है कि कौन कौन सा अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले सेल्स लिख लेना, तो सेल्स आपको पता है ये कहा जाता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो ये हेडिंग तो आएगी, याद रखना, सम में लिखने की जरूरत नहीं, बस तुम्हें याद रखना है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा, तो यहाँ पे आर लिख सकते हो, क्या लिख लोगे, आर ओ, रेवेन्यू ऑपरेशन। एम्प्लॉय बेनिफिट थे तो खुद का ही नाम है, उसको ऐसे डैश कर दो। इन्वेंट्रीज भी खुद का ही नाम है, फाइनेंस कॉस्ट भी खुद का ही नाम है, सिक्योरिटी एंड प्रीमियम ये आता है आपका रिजर्व एंड सरप्लस में। अब ये जो देखो, ये तीन जो खुद के ही नाम में आते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, इन्वेंट्रीज और फाइनेंस कॉस्ट, बस आपको पता होना चाहिए कि तीनों जाते कहाँ हैं। जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है ये आपका एक्सपेंस वाले में जाता है, फाइनेंस कॉस्ट भी आपका एक्सपेंस में जाता है, और इन्वेंट्रीज आपका करंट एसेट में जाता है। इतनी चीजें लेकिन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं फिक्स एसेट्स, तो सिर्फ यहाँ पे टेंजिबल लिखा हुआ है, तो सिर्फ टेंजिबल का लिख के बैलेंस शीट बनाना है। उसके बाद ट्रेड पेबल है, तो आपको पता है ट्रेड पेबल आपका कहाँ जाता है, करंट लायबिलिटी में, तो बस वही बनाना है। इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये तुम्हें पता है कि कैपिटल का तो फर्स्ट हेडिंग होता है। फिर ट्रेड रिसीबल, तो ट्रेड रिसीबल कहाँ आता है आपका, करंट लायबिलिटी में, और ट्रेड पेबल कहाँ आता है आपका, सॉरी करंट एसेट में आता है, और ये करंट लायबिलिटी में। फिर अदर इनकम, तो अदर इनकम आरओ में ऐड करना होता है, यानी जब फॉर्मेट बनाओगे तो आरओ के साथ यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के साथ अदर इनकम भी बनाना पड़ेगा, राइट। यानी ये दो चीजें तो कंफर्म हो गई, बाकी की जो चीजें हैं वो आती हैं कि नहीं आती उसके हिसाब से लिखते रहना। और लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, तो ये आपको पता है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में कहा जाता है ये नॉन करंट, क्योंकि नाम ही पूरा दे दिया हुआ है लॉन्ग टर्म बोरोविंग, तो बोरोविंग तो आपको पता है कहाँ जाता है, नॉन करंट में। फिर कैश एंड कैश बैलेंस, ये भी क्लियर नाम दिया हुआ है, तो कहाँ जाएगा, करंट एसेट्स में जाएगा। डेप्रिसिएशन क्लियर नाम दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन की हेडिंग होती है। अब सीओजीएस लिखा है, ये क्या लिखा है, सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये कहाँ जाता है, ये नया पॉइंट है, ये कहाँ लिखोगे। तो आप लोगों को याद होगा हमने लिखा था एक परचेज, फिर मैंने लिखा था चेंजेस इन स्टॉक, एक्सपेंस में सबसे पहले यही आता है ना, फिर उसके बाद आता है डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये इन तीनों का मिक्सर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, इन तीनों का मिक्सर, यानी ये तीनों तुम्हें लिखने की जरूरत ही नहीं, याद रखना। जब चेंजेस इन स्टॉक आ जाएगा, सॉरी जब सीओजीएस आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, तो ये तीनों लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली उसकी जगह पे क्या लिखोगे, सीओजीएस, ठीक है। तो ये याद रखना, देखो काम आसान हो गया, इन तीन चीजें आपको नहीं लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से फॉर्मेट की प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद लास्ट है आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो ये तो दिया ही हुआ है, क्लियर लिखा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, बस आपको पता होना चाहिए कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहाँ आता है आपका, ये नॉन करंट वाले की हेडिंग में ही आता है, नंबर
3 में, आई मीन उसके नीचे लेता है। पहले तो टेंजिबल इंटेंजिबल हो जाएगा, उसके नीचे आएगा, देखो ये रहा फॉर्मेट में, है ना, टेंजिबल इंटेंजिबल और यहाँ पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो कहने का मतलब है कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो डायरेक्टली मेन हेडिंग वाले ही नाम होते हैं, जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, ऐसे डायरेक्टली नाम वाले होते हैं। तो बस आपको प्रैक्टिस करनी है 2-3 बार क्वेश्चंस की, ताकि सारी चीजें आपको याद हो जाए। अब एक और क्वेश्चन मैंने ऐड किया है, वो ये रहा, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, हालांकि है आपके इलस्ट्रेशन बुक में से, लेकिन ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एक बार आया है, दैट्स व्हाई मैंने इसको ऐड किया, अदरवाइज मैं इसको ऐड नहीं करता, क्योंकि एनफ मैंने चीजें आपको बता दी है, उससे प्रैक्टिस करके बाकी आपके बुक में जो भी ये पेपर्स हैं हर जगह से देख सकते हो, लेकिन एग्जाम में आया था इसलिए मैंने सोचा मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे अगर देखते हो तो ये सेम टू सेम जो पहला वाला क्वेश्चन है, जैसा मैंने फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया, सेम टू सेम उसके जैसा है। तो सबसे पहले इन्वेंट्रीज है, इन्वेंट्रीज आपको पता है ये आपको करंट एसेट में जाता है और हेडिंग खुद ही दिया हुआ है। फिर इसके बाद है फिक्स एसेट्स टेंजिबल, तो ये खुद ही हेडिंग दिया हुआ है आपका कौन से में जाता है, नॉन करंट एसेट्स में। 5000 इक्विटी शेयर और ₹100 ईच, तो ये आपका इक्विटी शेयर होल्डर फंड में जाता है, जिसमें से आपका होता है ये इक्विटी कैपिटल। उसके बाद सेल्स, तो ये खुद ही है, हेडिंग ही था पहला, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट हेडिंग है। अदर इनकम, दोनों को ऐड कर देना। फिर हम प्रिपेयर करते हैं एक्सपेंस, जिसमें हम लिखते हैं परचेस, तो परचेस उसमें कहीं दिया नहीं है, राइट, तो उसके लिए अभी इग्नोर करें, उसको मत लिखना, ठीक है, ये दोनों लिख के ही छोड़ देना। फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जो है वो आता है आपका सबसे नीचे, तो यहाँ पे हेडिंग ही दे देना सीधा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। एक बार रीड कर लो, फिर क्या क्या नहीं है वो मत लिखना बस, ठीक है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस से पूरा ही हेडिंग दिया है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग हेडिंग क्लियर मेंशन है, तो ये आपका आता है नॉन करंट में, फर्स्ट ही पॉइंट आता है बीपीओ जो मैंने बोला था। फाइनेंस कॉस्ट ये इसी के साथ रिलेटेड है। ट्रेड पेबल ये आपका हो जाएगा करंट लायबिलिटी में, राइट, करंट लायबिलिटी में सेकंड नंबर पॉइंट होता है। ट्रेड रिसीबल ये आपका हो जाएगा करंट एसेट में, और करंट एसेट में मैंने बताया था ये नंबर आपका 3 में चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कैश एंड बैंक बैलेंस, तो कैश एंड बैंक बैलेंस का ये आपका सॉरी ये आपका नंबर 4 में चला जाएगा, और ये आपका नंबर 3 में चला जाएगा, ठीक है। करंट एसेट में जैसे उसमें पहले क्या लिखोगे, इन्वेस्टमेंट, फिर इन्वेंट्रीज, फिर आपका कैश एंड कैश बैलेंस, बाद में ट्रेड रिसीबल, ओके। उसके बाद डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन खुद भी एक हेडिंग है। अब यहाँ पे देखो सीओजीएस लिखा है, फिर से सीओजीएस आया, इसका मतलब जो परचेज, चेंजेस इन स्टॉक और डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों फिर से लिखने की जरूरत नहीं, तो 3 हेडिंग तो कम हो गया। अब अगर ध्यान दिया होगा तो हमने जो भी चीजें, अच्छा एक और बचा है, सॉरी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो डायरेक्टली दिया हुआ है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में चली जाना, ओके। अब देखो अगर अब ध्यान दिया होगा तो सिर्फ इतनी ही चीजें हमें लिखनी है, तो ना ही हमने प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा फॉर्मेट पढ़ा, ना ही हमने बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट पढ़ा, हर चीज में सिर्फ 2-2 नाम आया। जैसे कैपिटल वाले में 2 नाम आएगा, एक तो पहला ही आ गया कैपिटल का, और एक रिजर्व एंड सरप्लस का, तो आएगा ही आएगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है हम लोगों को। उसके बाद आपका जो नॉन करंट है उसमें सिर्फ एक ही आया, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, राइट। उसके बाद करंट लाइबिलिटी में 2 ही आया, ट्रेड पेबल और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, राइट। तो इस तरह से क्या होगा, जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो पूरा बैलेंस यानी पूरा जो फॉर्मेट हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, वो 1 घंटे वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस उसके लिए आपको थोड़ी स्टार्टिंग में मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट भी दिया है, उसको भी देख लो क्या करना है। तो यहाँ पे लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्स, तो प्रोविजन फॉर टैक्स आपको पता है ये कब लिखना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद यहाँ पे हम प्रोविजन फॉर टैक्स लिखते हैं, और उसके बाद आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और मैंने बताया था कि इन दोनों की 2 एंट्री होगी, ये जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, और ये आपका चला जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। इसलिए मैंने कहा ना कि बैलेंस शीट में 2 स्टार्टिंग वाला 2 आएगा, एक तो कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, और मैंने ये भी बताया कि करंट में भी 2 आ रहा है, एक तो ट्रेड पेबल है और आपका प्रोविजन है। आई होप कितनी चीजें आपको समझ में आ गई। अब देखो ये वाला करने में हमें कितना टाइम लगा, ये दोनों ही क्वेश्चन हम लोगों ने मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर खत्म कर दिया, राइट। ये तो मैं इतना बोल रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी चीजें भी साथ में बोल रहा हूँ, इसलिए मुझे टाइम लगा। तुम जब खुद से करोगे, एक बार फॉर्मेट याद कर लोगे ना, तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा जो ये वाला सम सॉल्व करने में मैक्सिमम 10 मिनट लगेगा विथ राइटिंग। मैंने बोला है और मैं आपको लिख के बता सकता हूँ, मतलब गारंटी दे सकता हूँ कि अच्छे से प्रॉपर प्रैक्टिस करने के बाद ये मैक्सिमम 10 मिनट में विथ प्रॉपर फॉर्मेट से हो जाएगा। लेकिन कब, जब वो पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तब, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्लास में, ओके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और बाय बाय। एक मिनट, बाय बाय नहीं, रुको रुको रुको, मेरा भी जो काम है उसको भी मैं बोल देता हूँ, ये कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको वीडियो लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू, और अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब
जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड अपना ध्यान रखना और इसी तरह से हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। ओके, ऐसे ही हंसते रहना, जैसे ये हंस रहा है ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।